गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। भगवान करे आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें और अच्छे रहें। आइए, हमने लेसन नंबर 1 के तमाम टॉपिक के सवाल देख लिए थे और कर लिए थे, अर्थात लेसन नंबर 1 सूचकांक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है रैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध सीखने से पहले सबसे पहले मैं इस लेसन की आपको महत्वपूर्ण बातें अर्थात इसकी क्या अहमियत है वो बता देता हूँ, दो गौर कीजिएगा। लेसन नंबर 2 अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो लेसन नंबर 2 के 80% स्टेप 80% फॉर्मूले हमको लेसन नंबर 3 नियत संबंध में उपयोगी है, और लेसन नंबर 3 हमको अच्छे से आ जाए तो उसके 70% हमको लेसन नंबर 4 में उपयोगी है। अर्थात लेसन नंबर 2 यह हमारे लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 का आधार है। अगर हम इसे संपूर्ण रूप से 100% सीख लें तो हमारा लेसन नंबर 3 केवल 2 स्टेप के लिए कमी हो जाती है। ओके, अर्थात लेसन नंबर जो हमारा 2 है रैखिक संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? लेसन 3 और लेसन 4 के लिए। लेसन नंबर 2 तो महत्वपूर्ण है ही, और इसे सीखने पर हमें लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 की भी करीबन 60 से 70% जानकारियाँ मिल जाती है। ओके, आइए देखते हैं रैखिक सहसंबंध। सबसे पहले फिर इसकी वैल्यू क्या है, बोर्ड में इसकी क्या लिमिट क्या है। तो इस पार्ट से आने वाले कुल अंक विभाग ए में आपको एमसीक्यू आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो इस लेसन से होगा, लेसन नंबर 2 से होगा। एमसीक्यू नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आने वाला क्वेश्चन नंबर 12 वो भी लेसन नंबर 2 से ही होगा, जो 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी में आने वाला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन लेसन नंबर 2 से होगा, जो 2 नंबर का होगा। और सेक्शन डी में आने वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 32 होगा, वो भी इसी लेसन से होगा, रैखिक सहसंबंध के लेसन से ही होगा, जो 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन एफ में आने वाला वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 44 होगा, वो भी इस लेसन से होगा, 5 नंबर का। और इस प्रकार से 1 नंबर का एमसीक्यू, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक छोटा सवाल, 3 नंबर का एक थोड़ा लॉन्ग कवर, और 5 नंबर का वेरी लॉन्ग सवाल, और टोटल मिला के हमको 12 नंबर का ये लेसन मिलता है। ओके, आइए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लेसन चालू करना है तो कुछ परिभाषाएं सर क्या है, और परिभाषा से पहले भी सर ये क्या है, रैखिक सहसंबंध का उपयोग कहाँ होता है सर। तो जब भी गौर कीजिएगा, जब भी 2 वस्तुओं के बीच में हमें संबंध जांच करना हो, मानिए कि अभी बात करते हैं महामंदी का युग चल रहा है, तो महामंदी में कौन से 2 वस्तुओं के मूल्य में कितनी गिरावट आई और कितनी वृद्धि हुई, मतलब कौन से 2 वस्तुओं में भाव की कमी हुई, कहाँ पर वृद्धि हुई, और उनके बीच में क्या संबंध है, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, ये जांच करने के लिए हमको रैखिक सहसंबंध के बारे में अध्ययन करना होगा। ओके, आइए रैखिक सहसंबंध को हम सहसंबंध भी कहते हैं। रैखिक सहसंबंध को हम सहसंबंध भी कहते हैं, और इसकी अगर परिभाषा को गौर करें तो गौर कीजिएगा, 2 चलों के बीच, गौर कीजिएगा, 2 चलों के मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप के कारण होने वाले एक साथ परिवर्तन को हम सहसंबंध करते हैं। अर्थात 2 वस्तुओं के बीच किसी भी कारण से, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जान के करो या प्राकृतिक रूप से करो, किसी भी कारण से अगर एक साथ कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब कमी हो वृद्धि हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस परिवर्तन हो उनके मूल्यों में, तो उसे कहते हैं सहसंबंध। एक बार फिर, 2 चलों के मूल्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप के कारण होने वाले एक साथ परिवर्तन को कहते हैं सहसंबंध। परिवर्तन कैसे भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस परिवर्तन हुआ अर्थात सहसंबंध। ओके, फिर सहसंबंध के मूल्यों के 2 प्रकार हैं। सहसंबंध के मुख्य 2 प्रकार हैं, कौन कौन सा? तो टॉपिक नंबर 1 धन सहसंबंध, टॉपिक नंबर 2 ऋण सहसंबंध। इनके 2 प्रकार है, 1 धन सहसंबंध, दूसरा ऋण सहसंबंध। सर ये धन सहसंबंध क्या है? तो 2 सुसंगत चल अर्थात 2 समान चलों के बीच, गौर कीजिएगा, 2 समान चलों के बीच होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में हो। 2 चलों के मूल्यों के बीच परिवर्तन कैसा होगा? एक ही दिशा में होगा, उसे बोलेंगे धन सहसंबंध। वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो मानिए चौक और स्केल, इसको चौक की बात करें तो 5 रुपये से 7 रुपये हो गया, स्केल 10 रुपये से 14 रुपये हो गया, तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई, इसके मूल्य में वृद्धि हुई, दोनों के मूल्य में वृद्धि हुई, तो इसे बोलेंगे धन सहसंबंध। चलिए ऋण सहसंबंध, तो सेम उल्टा थोड़ा कि 2 चलों के मूल्यों में होने वाला परिवर्तन विरुद्ध दिशा में हो, अर्थात एक में वृद्धि तो एक में कमी, इसे बोलेंगे ऋण सहसंबंध। उदाहरण के रूप में फिर से मानिए चौक और स्केल, ये 5 रुपये से 3 रुपये हो गया और ये 10 रुपये से 12 रुपये हो गया, अर्थात चौक के मूल्य में कमी हो रही है, स्केल के मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसे बोलेंगे ऋण सहसंबंध। ओके, आइए
टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं। तो सहसंबंधाक, सहसंबंधाक एक गुजराती सेंटेंस है जो पिछले हमारी बुक थी सन 2006 से लेकर सन 2018 तक, हम उनकी बुक की बात करें तो उसमें लिखा हुआ था सहसंबंधाक गुणांक। पढ़ कीजिएगा, सहसंबंधाक गुणांक, अर्थात सहसंबंध को हम मूल्यों में आंकते थे, उसे कहते थे सहसंबंध गुणांक, जिसको हम सहसंबंधांक भी कहते हैं। इनकी छोटी सी परिभाषा गौर करेंगे तो दो चलों के रैखिक संबंध को, गौर कीजिएगा, दो चलों के रैखिक संबंध को धनिष्ठता का माप दिया जाए उसे कहते हैं सहसंबंधांक। अर्थात यहाँ पर क्या था, सहसंबंध को हम धन या ऋण कहते थे, पर यहाँ पर क्या होगा, हम उनको एक माप देंगे कि कितनी % की वृद्धि हुई है, कितनी % की गति कमी हुई है, वह सेंटेंस से नहीं आंकड़ों से उनको हम संबोधित करेंगे, जिसे कहते हैं सहसंबंधांक। अगर इनके आंकड़ों की बात करें, संख्या की बात करें, तो सहसंबंधांक का जो विस्तार है जिसको हम आर कहते हैं, सहसंबंधांक का हमारा जो संकेत है वो स्मॉल आर है, और जो इनका विस्तार है, इनका जो माप है वो -1 या उससे ज़्यादा और +1 उससे कम के बीच में आता है। मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच का संबंध जो होता है वो -1 या उससे ज़्यादा होता है, +1 या उससे कम होता है। आइए आगे बात करते हैं। सहसंबंधांक, सहसंबंध के अध्ययन की विधियाँ। इस लेसन के अंदर सहसंबंध ज्ञात करने की मुख्य 3 विधियाँ हैं। पहला, विकीर्ण आकृति की विधि। विकीर्ण आकृति की विधि जिसकी हम आलेख विधि कहते हैं, जिसकी चर्चा हम 2.1 में करेंगे। ओके। दूसरा, काल प्रश्न की विधि। काल प्रश्न की विधि का दूसरा नाम है गुणन प्रदान की विधि, जिसका चर्चा हम 2.2 में करेंगे। तीसरा, स्पीयरमैन की विधि, जिसे हम क्रमांक सहसंबंध की विधि भी कहते हैं और जिसकी चर्चा हम 2.3 में करेंगे। ये कौन सी विधि हमारे लिए कितनी मोस्ट टाइम पे है उसके बारे में छोटी सी चर्चा। तो विकीर्ण आकृति का सवाल सन 2008 में एक बार आया था, जिस टाइम बच्चों को आलेख देना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था, जिसके कारण सन 2008 से विकीर्ण आकृति का सवाल बोर्ड में कभी नहीं आया। 8 से लेकर 20 तक कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा ऐसा मैं आपको नहीं कहूँगा, अर्थात सीखेंगे जरूर, बस कब कौन सा सवाल ज़्यादा आता है इसके बारे में चर्चा है, सीखेंगे जरूर, हाँ, पर यह है कि बोर्ड में कम आता है। दूसरा, कार्य प्रश्न की विधि, जिसे हम गुणन प्रदान विधि कहते हैं। तो सेक्शन F में आने वाला 5 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, 100% ये विधि नंबर 2 ही आएगा, कार्य प्रश्न की विधि। तीसरा, स्पीयरमैन की विधि, जिसे हम क्रमांक सहसंबंध की विधि कहते हैं। तो 90% में दावा कर सकता हूँ कि सेक्शन D में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन 30 नंबर से क्वेश्चन नंबर 32 जो क्रमांक सहसंबंध की विधि से आता है। ये हो गया इस लेसन का कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और कुछ परिभाषा। बराबर, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 2.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, अगर आप लोग के बारे में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो रैखिक सहसंबंध ये आपको पेज नंबर 60 के ऊपर के 4 लाइनें मिल जाएंगे। फिर सहसंबंध के मुख्य प्रकार तो पेज नंबर 60 में ही नीचे से चौथी लाइन या 5 लाइनें मिल जाएंगे। फिर सहसंबंधांक की परिभाषा ये पेज नंबर 61 में ऊपर से आपको तीसरे लाइन मिल जाएंगे। और सहसंबंध के अध्ययन के प्रकार तो ये भी आपको ठीक सहसंबंध की परिभाषा के नीचे आपको ये मिल जाएगा, अर्थात पेज नंबर 61 में। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।